तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अनलिमिटेड गाचा के 2 एपिसोड को। अगर आप लोगों ने इसका एपिसोड 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से देख लेना। एपिसोड 3 की शुरुआत में 3 साल बाद एबिस के अंदर से होती है, जहाँ पर लाइट अपने नए आउटफिट के साथ अपने पैलेस में घूम रहा था। साथ ही साथ वहाँ की सारी मेड लाइट को ग्रीट कर रही थी। एपिसोड की शुरुआत में थोड़ी कंफ्यूजन सी हो सकती है, जिसको मैं क्लियर कर देता हूँ। लाइट ने एक नया किंगडम एबिस के अंदर स्टैब्लिश किया है और उस किंगडम में जितने भी लोग हैं वह सब अनलिमिटेड गाचा से आए हैं, चाहे वह नॉर्मल इंसान हो या पावरफुल। यहाँ तक कि इसमें एन और आर लेवल के लोग भी हैं जिन्हें काफी निचला दर्जा मिलता है। और वो वहाँ पर ओवरलोड की तरह चलते हुए कहता है कि आज सबने सबसे अच्छा काम किया, जिसके लिए वो सारी मेड लाइट का शुक्रिया अदा करती हैं। उसी वक्त उनमें से कुछ मेड कह रही थी, मास्टर के मुंह से अपनी तारीफें सुनना कितना आरामदायक है। क्या हमने लाइफ में अपना सारा लक यूं ही खर्च नहीं कर दिया? तो तारीफ तो मिलनी ही थी। हे भगवान, ये काफी अच्छा है। मैं सचमुच उनके पैरों की अच्छी खुशबू सूंघना चाहती हूँ। और इसी तरह वहाँ पर सारी मेड बातें करने लगी थी। उनके इस शोर को देखकर मई भड़कते हुए लाइट से कही, मास्टर इन बड़बड़ाती फेरी मेड को चुप कराने की परमिशन दीजिए। लेकिन लाइट इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद यहाँ से पैलेस के बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर लाइट अपने नागरिकों को गुड मॉर्निंग करता है, जो सुनकर वो सब भी उसे गुड मॉर्निंग करने के साथ कहते हैं, मास्टर लाइट प्लीज यहाँ पर आए और हमारी नई डिश को चखिए, काफी बढ़िया है। मास्टर लाइट, हमारे पास स्नैक की कमी होने लगी है। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर लाइट खाना चखने के लिए अगली बार कह देता है। साथ ही स्नैक की कमी वो जल्दी ही पूरा करेगा। तभी मई उससे कह रही थी, मैं यह मेक श्योर करूंगी कि इसे जल्दी ही ठीक कर दिया जाए, ताकि लोग ये ना सोचे कि यह कोई लॉजिकल समस्या है। उसकी इस बात का जवाब देते हुए लाइट बोलता कि पिछले 3 सालों में जनसंख्या काफी बढ़ गई है, इसलिए हमें पूरे सिस्टम में मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत हो सकती है। वैसे क्वार्टेट में बाकी मेंबर्स क्या कर रहे हैं? इस पे मई बताते कि वे लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपना मिशन पूरा कर रहे हैं और आयु की एबिस के ऊपरी पैरामीटर का पता लगा रही है और उनके नक्शे तैयार करने में लगी हुई है। साथ ही साथ एबिस के चारों ओर के फॉरेस्ट में मॉन्स्टर भरे हुए हैं। फिर वो उसे एली के बारे में बताती है, वे आपके ग्रेड प्लान के अनुसार नया मैजिक डेवलप करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। तभी लाइट नाजुना के बारे में पूछता है, जिस पर मई बताने लगी, हमेशा की तरह वह पैलेस में गश्त लगा रही होगी। वह कॉम्बैट मुकाबले में काफी अच्छी है। इसके बाद यहाँ से नजुना की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो गुनगुनाते हुए घूम रही थी। दूसरी तरफ लाइट जैक के पास आ जाता है, लेकिन उस बंदे को देखकर मई खुश नहीं दिख रही थी। पर जैक उससे कहता है, मैं इंतजार करते करते थक गया था, लेकिन इन सब के मुकाबले जैक का लेवल 7777 है, यानी थोड़ा सा कम। जबकि मई जैक को बताती है, जैक, जैसा कि मैंने तुमसे पहले कई बार कहा है, तुम्हें मास्टर लाइट को प्रोफेशनल तरीके से रिस्पेक्ट करनी होगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लाइट उसे चुप कराते हुए कहा कि उसे रहने दो, या ठीक है, क्योंकि मैं जैक को एक बड़े भाई की तरह देखता हूँ। तो ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ। तभी यासिन ट्रेनिंग की तरफ आ गया था, जहाँ पर लाइट ने काफी फुर्ती से जैक के पेट पर एक जोर का घूसा मार दिया था, पर इससे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि वो कहता कि सौभाग्य से वह मुझे यूं ही आयरन बंडेड बैरिकेड नहीं कहते, क्योंकि जो तुमने मुक्का मारा, अगर मेरी जगह पर कोई और होता तो वो अब तक मर चुका होता। जो कहते ही उसने लाइट पर हमला कर दिया, पर लाइट भी पीछे रहने वालों में से नहीं है, वो भी उसके हमलों का जवाब देता है। इसके बाद यासिन जोकर की तरफ आ गया था, जहाँ पर कुछ मेड उसे देखकर कहती कि टहलने निकली हो? नहीं, मेरा मतलब है गश्त पर। इस पे नाजुना बताती है, तुम शर्त लगा लो, मैं मास्टर लाइट के ऑर्डर को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि यह बहुत जरूरी काम है। ये बात सुनकर वो मेड कहने लगी, लेडी नाजुना, आपकी वर्क एथिक एडमिरेबल है। ये काफी राहत की बात है कि आप गश्त पर हो और हमें सेफ रख रही हो। अपनी तारीफें सुनकर नाजुना फ्लेक्स मारते हुए कह रही थी, अरे अरे, तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो, मैं तो केवल वही कर रही हूँ जो मास्टर ने मुझे करने को कहा है। इसके बाद यहाँ से लाइट के बेडरूम की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो मई को देखकर काफी हैरान थी। नाजुना को अपने सामने देखकर मई पूछती कि क्या कुछ गड़बड़ है? वैसे भी तुम मास्टर लाइट के बेडरूम में क्या करने आई हो? जिस पर नाजुना बताती कि क्योंकि मैं पेट्रोलिंग पर निकली हूँ। पर मई उसे समझाती कि यह इलाका काफी सेफ है, तो कहीं और जाओ। दूसरी तरफ नाजुना का कहना है, तुम मास्टर लाइट के कमरे में क्या कर रही थी? वह अभी जैक के साथ ट्रेनिंग कर रहे होंगे, है ना? उसकी इस बात पर मई घबराते हुए कहती है, मैं सफाई कर रही थी। ये मेड के रूल के अगेंस्ट है कि मैं कुछ भी ना करूँ, तब भी जब मास्टर लाइट आसपास ना हो, इसलिए मैं उनके क्वार्टर की सफाई और व्यवस्था कर रही थी। तो जैसा कि मैंने तुमसे कहा, तुम कहीं और जाकर पेट्रोलिंग कर सकती हो। दूसरी तरफ नाजुना उसके बेडरूम में जाते हुए कहती है, तुम सचमुच काम के लिए बहुत वफादार हो, लेकिन मुझे कहना होगा, बिस्तर ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने अभी अभी लौटना और तकियों को सूंघते हुए पैरों को पटकना किया हो। तुमने इसे जानबूझकर ऐसा बनाया है। इस पे मैं झूठ बोलती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यह मेरी अनोखी बिस्तर बनाने की स्किल का हिस्सा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नाजुना हैरान होते हुए उसे इसके बारे में और बताने को कहती है। फिर क्या मैं भी फ्लेक्स मारते हुए उसको बताने लगी, यह एक बिजनेस सीक्रेट है, इसलिए मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। जो
सुनकर नाज़ुना खुश होते हुए कहने लगी, बिजनेस सीक्रेट जैसे कोई खास हुनर हो जो सिर्फ घर के काम आता हो। आप सच में मार्शल आर्ट के पहले और सबसे जरूर सामान के रूप में अपनी ग्लोरी पर खड़ी उतरी हो। भगवान का शुक्र है कि नाज़ुना के पास कोई ब्रेन सेल्स नहीं है। अरे मैं तो करीब करीब भूल ही गई थी। कुछ मिनट चाहती थी कि मैं आप तक मैसेज पहुंचाऊं। फिर वो उस मैसेज को पढ़ते हुए बताते कि तुम्हारा और मार्शल आर्ट के कमरे पर तुम्हारा एकाधिकार का एंड हो। हम मांग करते हैं कि हर किसी को उनका बेडरूम साफ करने का अधिकार मिले। अत्याचारी हेडमेड को हटाने के लिए हाँ पर वोट करो। गैरेक गैरेक गैरेक, बस इतना ही। लेकिन तुम जानती हो कि मैं ये आखिरी वाली बात समझ नहीं पाई। क्या वे आपको किसी मैजिक या बीमारी के लिए जांच कराने को कह रही हैं? उसकी इस बात पर मैं बताती है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हेडमेड होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं खुद उन मेड और उनकी दिक्कतों का समाधान करूंगी। इस जानकारी के लिए मैं उसे कुछ पैसे दे देती है, जिसको लेने के बाद वो तुरंत निकल गई मार्केट की ओर, जहाँ पर नाज़ुना चीजें खरीदते हुए कह रही थी, चॉकलेट और पेस्ट्री, पोटैटो चिप्स और श्रिम्प क्रैकर्स। लेकिन यह मुझे इम्प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि मेरा पेट चाहता है डोरा केक और मिल्क। जो सब लेने के बाद वो वहाँ से चली गई थी। अगले सीने में हम आयुकी को देखते हैं, जो उसकी शांति को भंग करने के लिए वहाँ पर नाज़ुना आते के साथ कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम एबिस के आसपास के फॉरेस्ट का पता लगाने के लिए सरफेस पर नहीं गई थी? पर वो उसके इस सवाल का जवाब मियाओ करके देती है। जो सब सुनने के बाद नाज़ुना कही, तुम जितना चाहो मुझे उतना मियाओ कहो, लेकिन मैं मास्टर लाइट की तरह इसका मतलब नहीं समझ सकती। इस पे वो फिर से मियाओ कहती है। ये सुनकर नाज़ुना बोली कि क्या रास्ते में पेड़ थे? क्या मुझे उन्हें तुम्हारे लिए काट देना चाहिए? लेकिन मेरा मानना है कि तुम सचमुच में उस फॉरेस्ट का पता नहीं लगा सकती जिसमें कोई पेड़ ना हो, या हो सकता है कि तुम किसी मोस्ट पावरफुल मोस्टर से टकरा गई हो। मैं इसे संभाल सकती हूँ, ये काफी आसान होगा। मेरी बात सुनो आयोकी, मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे पहले समन किया गया था, लेकिन मैं बूढ़ी और स्ट्रॉन्ग दिखती हूँ, तुम्हें पता है। इसलिए अगर तुमको जरूरत हो तो मुझ पर डिपेंड होने में संकोच मत करना। तभी आयोकी एक पर्चा दिखाते हुए अपनी भाषा को बदलकर हिंदी में बोलती है, मुझे कोई धमकी नहीं मिली है। मैंने उस नक्शे का कुछ हिस्सा पूरा कर लिया था जो मैं चाहती थी, इसलिए मैं उसे देने के लिए वापस आ गई। अब ये सुनकर नाज़ुना उसे ठोकते हुए कह रही थी, तो फिर तुमने ये बात पहले क्यों नहीं कही? तुम काफी अजीब हो। खैर बाद में मिलते हैं, मैं अभी गश्त पर हूँ। जो कहने के बाद वो वहाँ से चली गई थी। तभी यहाँ से लाइट के थ्रोन की तरफ आ गया था, जहाँ पर नाज़ुना जोर से डोरायाकी चिल्लाती है। लगता है सब साफ है, लेकिन यह बहुत निराशाजनक है कि मैंने आज मार्शल लाइट को नहीं देखा। जब वह इस थ्रोन पर बैठते हैं तो हमेशा बहुत अच्छे दिखते हैं। काश वह यहाँ होते। जब वो थ्रोन पर अपना गाल रगड़ ही रही होती है, तभी उससे एक गलती हो जाती है, जो देखकर नाज़ुना घबराते हुए उसे वहीं पर धरकर दुम दबाकर भाग चुकी। नेक्स्ट सीन में लाइट और जैक अभी भी ट्रेनिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग के दौरान जैक कहता है, तुम क्या कहते हो, हम इसे बंद कर दे और नहाने के लिए चले मेरे दोस्त। जिसके बाद हम बाथ हाउस की तरफ आते हैं, जहाँ पर जैक लाइट से कहता कि तुमने अपनी बॉडी को वेपन के रूप में इस्तेमाल करने में काफी हद तक महारत हासिल कर ली है। केवल कुछ चुनिंदा लोग ही एबिस में तुम्हारे खिलाफ अपनी जगह बनाए रख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सरफेस पर और भी कम है, लेकिन वे लोग जीरो नहीं समझते। इस पे वो एग्री करते हुए कहा, मैं समझ गया, सरफेस की दुनिया अननोन चीजों से भरी है। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी सेफ्टी में कोई ढिलाई नहीं बरतूंगा, क्योंकि मुझे अपना बदला आखिर तक पूरा करना है। तभी यासिन मई की तरफ आ गया था, जहाँ पर मई अपनी मेट से कह रही थी, मुझे लगता है कि तुम जानती हो कि मैंने तुम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है। तुम्हारा और मास्टर लाइट के कमरे पर तुम्हारा एक अधिकार का एंड हो। हम मांग करते हैं कि तुम हर किसी को उनका क्वार्टर साफ करने का अधिकार दो। अत्याचारी हेडमेड को हटाने के लिए हाँ पर वोट करे। गैट्रिक गैट्रिक गैट्रिक। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो मेड पीछे हटते हुए उनसे माफी मांगने लगी थी, जबकि मई पूछती है, क्या तुम खुद को एक्सप्लेन करना चाहोगी? इस पे वो मेड बताने लगी, मैं श्योर नहीं हूँ कि इसे सबसे अच्छे तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया जाए। यह तो बहुत अजीब लगता है। हम जानती हैं कि आप काफी बिजी हो, इसलिए हम आपका बोझ हल्का करने के लिए मदद करना चाहती थी। इसे समर्थन दिखाने का हमारा यूं अनोखा तरीका मानिए। उन सब की बात सुनने के बाद मैं बताते कि इससे भी बुरी बात यह है कि तुमने मेरे सामने मैसेज देने के बजाय नाज़ुना को ही मैसेज देने दे दिया। अब ये सुनकर वो चारों फुसफुसाते हुए कहने लगे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमें लेडी नाज़ुना को ऐसा करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। यह बिल्कुल सच नहीं है, हम सभी इस पर सहमत थे, क्योंकि हेडमेड मास्टर के बिस्तर की पूरी तरह से जासूसी कर रही है। ये बात सुनकर मैं बताती है, तुम्हारी मांगे एक्सेप्ट नहीं की जाती। अभी से तुम चारों को थ्रोन रूम की जाने वाली कॉरिडोर को साफ करने का काम सौंप रही हो। हालांकि तुमको यह काम पूरी तरह से हाथ से ही करना होगा। अब ये सुनकर वो काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ चुके थे, लेकिन मैं कह रही थी, तुम कर सकती हो और करोगे। हेडमेड का रास्ता एक कदम से शुरू होता है, ठीक वैसे ही जैसे 500 लेवल तक की चढ़ाई मेहनत से शुरू होती है। अब से मैं जल्दी ही मार्शल लाइट के लिए मिशन पर सरफेस पर जा रही हूँ, इसलिए मैं तुम सभी से उम्मीद करती हूँ कि मेरी नामौजूदगी में तुम सभी लगन से काम करोगी। उसकी इस बात पर वो ना चाहते हुए भी इसके लिए
तैयार हो गए थे। इसके बाद यासिन एक कमरे की तरफ आ गया था जहाँ पर वो मेड कह रही थी, आखिर हम ही क्यों मुश्किल में पड़ रहे हैं, हेडमेड की अनफेयर मैनेजमेंट के बारे में शिकायत करने में कुछ भी गलत नहीं है। उसकी इस बात पर सेकंड मेड बताती कि मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकती, मैं अभी भी जेलसी और डिस्कस्ट से अपसेस्ड हूँ। इस पे थर्ड मेड बोलती कि लेकिन हम अपनी बॉस के बारे में बात कर रहे हैं, क्या तुम उनके बारे में गपशप करना चाहती हो? उन सब की बातें सुनकर फर्स्ट मेड हताश होते हुए कह रही थी, ये बात तो सच है, मुझे लगता है कि हम काफी हद तक पावरलेस हैं। मैं सचमुच चाहती हूँ कि मैं मास्टर लाइट का कमरा साफ कर सकूं। अब ये सुनकर थर्ड मेड भी परेशान होते हुए कहती है, मैं तो बस उनकी चादरों पर अपनी नाक फिराना चाहती हूँ। जिस पर फोर्थ मेड कही, खैर मैं उनके इस्तेमाल किए गए बर्तन को लेना चाहती हूँ और उन्हें चाट कर साफ करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ सेकंड मेड बोलती कि हेडमेड का प्रोग्राम इतना बिजी है कि मुझे समझ में नहीं आता कि वे हमें सफाई क्यों नहीं करने देती। इसके बारे में सोचे तो हेडमेड पहली समन थी जिसे मास्टर लाइट ने कभी बुलाया था। साथ ही साथ मैंने सुना है कि आयोकी को दूसरे के रूप में बुलाने में 3 महीने लग गए थे। क्या इसका मतलब यह है कि वह तब तक अकेले ही थे? जिस बात पर सेकंड मेड कहती कि हमारे प्योर और अनजान मास्टर उनके साथ अकेले खतरनाक मॉन्स्टर से भरे हुए डंजन में फंसे हुए थे। आगे की बात फर्स्ट मेड से पता चलती है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि मास्टर लाइट उस समय हमारे लेवल से भी नीचे थे। इस तरह वो बात करते हुए वर्कआउट करने के साथ कहने लगे, हेडमेड कितनी लकी है, मैं उससे जेलसी फील कर रही हूँ, उसे तो आग में चलना ही होगा। अरे शायद हमें उसे शुरू करना चाहिए, काश हम जेलसी को एक पावरफुल कर्ज में बदल पाते जो उसे मार डालती। उसी वक्त वहाँ पर मई आ गई थी जो उनसे कह रही होती है, मैं बाहर जाने के लिए बस वहाँ से गुजर ही रही थी, तभी मैंने कुछ चुनिंदा शब्द सुने जो मेरी ओर डायरेक्टेड थे, जो कुछ इस तरह से, मरो मरो मरो। तुम सभी उस शब्द को चांट करने में काफी बिजी लग रहे थे, ये एक्सप्लेन करने की मेहरबानी करोगे कि क्यों? उसकी ऐसी बातों को सुनकर उन सभी की फटकर 4 हो चुकी थी। पर मेड उसे बताने लगती है, मैंने आपके प्रति पूर्ण निष्ठा की शपथ ली है मिस्ट्रेस। हाँ, मैंने हमेशा आपको अपनी बॉस और सिस्टर के रूप में देखा है। मैं तो तब से ही आपकी सेवक बनना चाहती थी जब से मुझे समन किया गया था, मुझे अपना वफादार पिल्ला समझो। तभी मई कहती है, मरो मरो मरो। अब ये सुनकर उन चारों की बोलती बंद हो चुकी थी। तभी वो मेड समझाती है, हमें तो बस थोड़ी सी जलन महसूस हुई क्योंकि आप मिस्टर लाइट द्वारा समन किए जाने वाली पहले पर्सन थी। उसकी इस बात का जवाब देते हुए मई बताती है, ऐसा नहीं है कि मुझे शेयर करने का कोई दायित्व है, लेकिन आयोकी को बुलाए जाने से पहले के 3 महीनों के लिए मार्शल लाइट ने अपना पूरा समय सभी तरह की किताबें पढ़ने में बिताया और हर तरह की मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की। हमारे पास कभी भी उन अश्लील चीजों को करने का समय नहीं था जिसके बारे में तुम लोग इमेजिन कर रहे थे। मैं यहाँ इसलिए रुकी क्योंकि मुझे लगा कि मैं शायद तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई थी और मेरे ऑर्डर्स सही नहीं थे, लेकिन मैं साफ तौर पर गलत थी। जाहिर है तुमने अभी तक इनफ काम पूरा नहीं किया है, इसलिए मैं तुमको थ्रोन रूम की सफाई का काम भी सौंप रही हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उन चारों ने उसके पैर पकड़ लिए थे, पर मई की आंखों को देखकर उनको पता चल गया था कि हमें यह किसी भी हालत में करना होगा। तभी यहाँ से थ्रोन रूम की तरफ आ गया था जहाँ पर मेड ने सफाई का काम शुरू कर दिया होता है। साथ ही साथ वो सफाई करते हुए कहते हैं, हेड मेड बहुत कठोर है। इस पे वो साफ कर रही मेड बताती कि अरे दोस्तों, क्या हम इसे सुबह तक खत्म कर सकते हैं? दूसरी तरफ एक मेड उसको साफ करते करते उसका विंग्स ही तोड़ देती है। हालांकि ये काम इसका नहीं है, पर इंजाम इसी पर आएगा। नेक्स्ट सीन में नाज़ुना अपना आर्मर उतारते हुए कह रही थी, शांति की रक्षा का एक और कामयाब दिन, बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्शल लाइट ने ऑर्डर दिया था, सिवाय इसके कि मैं उन्हें बिल्कुल भी देख नहीं पाई। काश वो मुझे एक और ऑर्डर दे देते, फिर मैं पानी की सरफेस पर जाकर ऊपर बैठे सभी बेवकूफों को धूल चटा देती। मुझे उम्मीद है कि मैं कल उससे मिल सकूंगी। गुड नाइट मास्टर लाइट। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर लाइट कहीं और ही जा रहा था, लेकिन वो एक गेट खोलकर बाहर की तरफ आ जाता है जहाँ पर वो दोनों बहस कर रहे थे। पर वो अपने सामने लाइट को देखकर नाज़ुना मटकते हुए उसके पास जाकर कहती है, तुम मुझे देखने के लिए आए हो? कल रात की मेरी इच्छा पूरी हो गई। साथ ही साथ एली का भी कहना है उनकी ब्लेसिंग कभी भी पेट्रोलिंग के लिए तैयार नहीं होगी, तुम जैसी बददियादी पिगी के लिए। दूसरी तरफ लाइट आयोकी को सहलाने लगा था। अब ये देखकर वो उसके बारे में पूछते हैं, जिस पर लाइट बताने लगा, मैं उसके साथ एक असली बिल्ली की तरह सहलाने से खुद को रोक नहीं सका। जो सुनकर एली बोली, उसे भूल जाओ और मेरे साथ बेडरूम में चलो। उसकी इस बात का जवाब देते हुए लाइट कहता है, माफ करना पर आयोकी थोड़ा मुझसे दूर हो जाओ, अब समय आ गया है कि हम काम पर लग जाएं। उसी वक्त वहाँ पर अर्थ स्नेक आ गया था जो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। उस अर्थ स्नेक को देखकर लाइट के हाथ कांपने लगे थे। साथ ही साथ वो कहता कि मैं अभी भी डर से कांपता हूँ जब भी मैं हेल हाउंड को देखता हूँ। उस दिन के ट्रोमा के कारण दूसरी तरफ उसके साथी काफी गुस्से में थे, जबकि नाज़ुना बोली, जब मैं आसपास हूँ तो एक पिल्ला मार्शल लाइट को इम्प्योर करने का साहस नहीं कर सकता, तुमको मार देना तुम्हारे दुखों में सबसे छोटा होगा। जबकि एली भी कहती है, जहाँ तक मेरा सवाल है, इस नस्ल को जीने का कोई अधिकार नहीं है, हमें उन्हें डंजन और सरफेस दोनों
दोनों से खत्म कर देना चाहिए। उनकी ये बात सुनकर आयुकी का ही सचमुच उसकी प्रेजेंस मास्टर लाइट को परेशान कर रही है। वह टॉर्चर चैम्बर से भी बदतर सजा का हकदार है। उसकी ड्यूरेशन का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। चलो हम उसे तुरंत बर्बाद कर दें। हमारे लेवल 9999 पावर की पूरी ताकत से कुचले जाने के लिए तैयार हो जाओ। उनकी ओरा और उनकी बातों को सुनकर हेलहाउंड पिल्ली की तरह कोकिया रहा था, जो देखेकर लाइट खुद को संभालते हुए कहता है, बस तुम तीनों के लिए यह काफी है। मैं अब पहले से ज्यादा बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर वो उसे सहलाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, उन्होंने तुम्हें डरा दिया। अब वो अपने मन में कहने लगा, भले ही यह आदेश मजाक में दिया हो, लेकिन मुझे यकीन है कि वह सभी सच में उन सभी को खत्म कर देंगे। यानी लाइट ने पहले ही सब लोगों को अपनी कहानी के बारे में बता दिया था। तभी एली सवाल करती है, तो आप हमसे किस टॉपिक पर बात करना चाहते थे? जिस बात का जवाब देते हुए लाइट का कहना है, मुझे अभी अभी मई से खबर मिली है कि अब समय आ गया है कि हम अपने प्लान को चालू करें। हमारा शिकार चारा खा चुका है। जो सुनकर वो सारे काफी खुश हो गए थे। तभी एली कही, मैं इस बात से पूरी तरह से खुश नहीं हूँ कि मई को ही चारा डालने का मौका मिला, लेकिन ऐसा ही हो। दूसरी तरफ लाइट उन सबसे कहता कि मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, अब समय हो गया है, चलो उनकी सेवा करें। मेरा पहला रिवेंज लेने की डिश बनने में 3 साल लग गए। एपिसोड 3 की शुरुआत में वहाँ के सारे पीस्ट फोल्ड के लोग गारू की तारीफें करते हुए कह रहे थे, आपसे मिलकर अच्छा लगा बॉस। क्या आप मेरी बहन के साथ रिलेशन बनाना चाहेंगे? सर गारू, मुझे आपके रोमांचक कारनामों के बारे में कभी सुनना अच्छा लगेगा। उन सबकी ऐसी बातों को सुनकर गारू मन में कहा, यह यही है, मेगा स्टार आ रहा है चपरासियों, मेरी प्रशंसा करते रहो। तभी उसे एक इंसान दिखाई देता है जो कूड़े के अंदर से कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा होता है। यह सब देखने के बाद गारू उसको हिट करते हुए उस पर थूकने के साथ कहता कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इसके बाद यहाँ से शराब खाने की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो शराब का आनंद ले रहा होता है, जबकि वो लोग उसे वाइन सर्व करते हुए कह रहे थे, सर गारू के लिए सबसे बढ़िया वाइन लेके आओ। उसी वक्त गारू उन सबको खाना एंजॉय करने के साथ कहता कि जो चाहो ऑर्डर करो, क्योंकि मेरे पास कई दिनों के लिए ढेर सारा पैसा है। जो सुनकर उसके साथी कहते हैं कि आप हम जैसे लो लेवल के लिए आइडल हैं बॉस। आपको स्लम्स के अनाथ रहने वाले बच्चों से लेकर जल्द ही पीक का लीडर बनता देखना चाहेंगे। यह तो पागलपन है। हम वुल्फ ट्राइब के रियल नंबर 1 के बगल में बैठे हैं। इस पे गारू बोलता कि खैर ये आसान नहीं है, हमें उस इंट्यूशन का इस्तेमाल करने के चतुराई पूर्ण तरीके सीखने होंगे जो हम जानवरों के लिए जन्मजात होते हैं। जो हमारी नाक में है, सूंघने की पावर में है। अच्छी जॉब को उनकी गंध के आधार पर खराब जॉब से अलग करना होगा। इस तरह मैंने बड़ी कामयाबी हासिल की, केवल शेयर चीजों को एक्सेप्ट करके। तभी उनमें से एक बीस्ट कहता है, वह जॉब की जो 3 साल पहले की। इस पे गारू बोलता कि तुम्हारा मतलब कौन कोड ऑफ ट्राइब से है, पर माफ करना दोस्तों, फेडरेशन इस मामले को सीक्रेट रखने की मांग कर रही है। शायद ये उस मामले की बात कर रहा है जहाँ पर इन लोगों ने लाइट को जान से मारने की कोशिश की थी। फिर गारू अपने मन में कहा, वे अब तक की सबसे आरामदायक जॉब थी। मुझे बस एक इनोसेंट चाइल्ड को मारना था, जिसके बारे में उन्हें मैसेज मिला था कि वह एक माइस्ट्रो हो सकता है। उसके बाद से मैं रिच और फेमस हूँ। मुझे इस बात से परेशानी हुई कि टेलीपोर्ट होने के बाद हम लाइट को कभी नहीं ढूंढ पाए, लेकिन उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी काश मैं इस माइस्ट्रो के बारे में ज्यादा जान पाता, जिसे खोजने के लिए दुनिया का हर देश बेचैन है। भूल जाओ, मैं कह सकता हूँ कि इसमें ज्यादा गहराई से खुदाई करना जोखिम भरा हो सकता है। मैं भालू को धक्का देकर खुद को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। वो अभी ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर मई आते के साथ कहती है, तुम्हारी पार्टी में बाधा डालने के लिए मुझे माफ कर देना। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक खतरनाक गंजन की तरफ आ गया था, जहाँ पर मई अपनी एक्टिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए उन्हें यहाँ पर ले आई। पर गारू उसकी ऐसी हालत के बारे में पूछता है, जिसपे वो बोलती कि मैं ठीक हूँ, तुम इसकी चिंता मत करो। जबकि गारू अपने इवल प्लान को तैयार करते हुए अपने मन में बोला, वाह लड़की, बस थोड़ी देर और सहन करो। हमने तुमको डंजन के इस मुश्किल पहाड़ तक लाने से पहले पूरा 1 महीना लगा दिया है। फिर हम पास्ट की तरफ आते हैं, जहाँ पर मैं उन सबको बता रही थी, क्या मैं यह मानने में सही हूँ कि आप सर गारू हैं, जो कॉनकोड ऑफ ट्राइब का फॉर्मर मेंबर है? उसके इस जवाब पर बीस्ट कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके सामने बात कर सकती हो इंसान? पर गारू उन्हें चुप कराते हुए बोलता कि शांत हो जाओ लड़को। तभी मई अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती कि मेरा नाम मई है, मैं मास्टर लाइट की सबसे वफादार मेड के रूप में उनकी सेवा करती हूँ। पिछले कुछ समय से मैं मास्टर लाइट का पता ढूंढ रही हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर गारू सोचते हुए कहता है कि क्या लाइट इसका मास्टर है? वह लाइट के लिए काम करती है, वैसे उसे कुछ पता है? तभी मई बताती कि जैसा कि होता है, मास्टर लाइट नोबल डिसेंट का एक हेड पर्सन है। ये बात सुनकर गारू का कहना है, नोबल डिसेंट वह छोटा सा निकम्मा, तुम इस बकवास से किसी को पागल नहीं बना सकती। दूसरी तरफ मई खुद को संभालते हुए कही, मुझे डर है कि मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप आगे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। जबकि गारू सोच में पड़ गया था, क्योंकि
सीनियर्स को लाइट के बारे में हर पॉसिबल डिटेल खोज निकालनी चाहिए थी। इसके अलावा उस कमीने ने कभी भी नोबल होने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन हो सकता है कि वह लड़की सच बोल रही हो। जो सब सोचने के बाद वो मई को बताता है, मुझे अभी भी यह बात पहचानना मुश्किल लग रहा है। जिस बात का जवाब देते हुए मई कहती कि मैं मास्टर लाइट की खोज में पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रही हूँ और हाल ही में मुझे पता चला है कि वह एडवेंचर लोगों के ग्रुप में शामिल हो गए हैं। लेकिन इसके साथ भी यह भी न्यूज आई है कि वह पहले ही एबिस में मारे जा चुके हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज मुझे एक्सकोर्ट करें। मैं खुद उस जगह की जांच करना चाहूंगी जहाँ मास्टर लाइट को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। इस पे गारू बताता है इसमें काफी जोखिम है। जो सुनकर मैं उसके सामने रियल चीज धरते हुए बताती कि मैं आपकी मदद के लिए आपको पे करने के लिए तैयार हूँ। उस प्योर गोल्ड को देखकर गारू अपने मन में बोला, लाइट कुछ ग्रेट फैमिली में से है, साथ ही वह मुझे सिर्फ एस्कोर्ट के लिए रकम दे रही है। क्या ये कोई ट्रैप है? अगर ये मान भी लिया जाए कि अकेली इंसान बीच कोई खास खतरा पैदा नहीं कर सकती। यह सोचने के बाद वो उसके लिए तैयार होते हुए कहता है, पैसा तो कोई फैक्टर नहीं है, लाइट मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक था, बिल्कुल भाई जैसा। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और तुम वुल्फ ट्राइब के फ्यूचर लीडर को देख रही हो। मैं अपने सबसे नोबल लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा करूंगा और तुमको खतरों से भरे उस तहखाने से होकर ले जाऊंगा जिसे एबिस के नाम से जाना जाता है। उसकी इस मेहरबानी के लिए मई उसका दिल से शुक्रिया अदा करती है। तभी यासिन प्रेजेंट की तरफ आ जाता है जहाँ पर गारू अभी भी अपने मन में कह रहा था, मैं यह मेक श्योर करूंगा कि तुम बिना किसी खरोच के अपने गोल तक पहुँच जाओ और तब मैं वह सुंदर सा चेहरा ले लूंगा और वह धमाकेदार बॉडी और लाइट की कब्र के ठीक ऊपर उसे नरक से बाहर निकालूंगा। मैं इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता। इसी के साथ ये लोग उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर कॉनकोड ऑफ ट्राइब के लोगों ने लाइट को बड़ी बुरी तरह से टॉर्चर किया था। जबकि गारू उसको बताता कि मॉन्स्टर के एक झुंड ने हम पर हमला किया और लाइट को बड़ी बुरी तरह से काट डाला। फिर वह टेलीपोर्ट ट्रैप में फंस गया और हमने फिर कभी उसे कभी नहीं देखा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मई काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जो देखकर गारू का कहना है, मुझे माफ करना, ये हमला हम सबके लिए आश्चर्य की बात थी और हम समय पर अटैक नहीं कर सके। दूसरी तरफ उसके साथ ही पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, जो देखकर गारू ईवल की तरह हंसते हुए अपने मन में बोला, एकमात्र बचने का रास्ता हमने बंद कर दिया है। ये घटिया लोग कितने पागल हैं, मैं कितना भी सख्त क्यों ना हूँ, पर मैं लाइट को सेफ रखने में नाकामयाब रहा। सामने की तरफ मई कही, मेरा दिल सचमुच उसके लिए रोता है। उसको इस निराशाजनक और गंदे डंजन में लाया गया और केवल नीच लोगों द्वारा धोखा खाने के लिए, साथ ही उसकी जान खतरे में पड़ गई। काश मैं उनकी सेवा में थोड़ी पहले शामिल हो गई होती। अब से मैं कसम खाती हूँ कि उसे कभी भी लात मारने और तीर मारे जाने का दर्द कभी नहीं सहना पड़ेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर गारू पीछे हटते हुए अपने मन में कहा, आखिर उसको उसके बारे में कैसे पता चला? यहाँ जो कुछ हुआ उसे सच में जानने वाले एकमात्र लोग हम कॉनकोड ऑफ ट्राइब है और हर एक सिटी के कुछ एलिट एग्जीक्यूटिव। फिर वो चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम कौन हो? तुम किसके लिए काम करती हो? या किसी अदर ट्राइब ने तुम्हें मुझ पर जासूसी करने के लिए भेजा है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर मैं बोलती कि मैं एक जासूस, मेरी एलिजेंस कम्प्लीटली और स्पेसिफिक रूप से मास्टर लाइट के प्रति है। अगर तुम मेरी मेड का सम्मान का अपमान करने पर अड़े रहते हो तो ऐसा ही होने दो। हम यह पता लगा लेंगे कि हम में से कौन अंदर सचमुच में सड़ा हुआ है। और जब वो अपना ओरा रिलीज करती है तो सब लोगों को वहाँ पर टिके रहने में ही पसीने छूटने लगे। और उसके ओरा को सेंस करते ही गारू कहा, क्या बकवास है, मैं उससे कैसे डर सकता हूँ? वह बस एक इंसान विच है। यह हमारे लिए बस एक गधे का टुकड़ा है जिसके साथ हम वो करने वाले हैं। पर इसका कोई मतलब नहीं बनता। आखिर मेरी स्पाइन में इतनी ठंड क्यों लग रही है? अरे नहीं, धिक्कार है, लगता है मैं मर गया। उसी वक्त वहाँ पर लाइट आते के साथ कहता है, मई बैठ जाओ, गारू मेरे साथ खेलने के लिए है। जबकि गारू काफी हैरान होते हुए बोला कि हम एबिस के हार्ट में है, कोई भी नाक मुंह सिकुड़ा इंसान का यहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं है। सामने की तरफ लाइट अपनी हुडी उतार दिया था, जिसको देखने के बाद गारू कहता कि ये नहीं हो सकता, तुम अभी तक मारे नहीं गए। पर लाइट उनको हाई करते हुए कहता कि मैं 3 साल का ब्याज समेत अपना पैसा वापस लेने आया हूँ। गारू उसकी इस बात का जवाब देते हुए कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अभी भी जिंदा हो गए। यह कितना बड़ा दंगा है, एक छोटा सा लेवल 15 का इंसान बदला लेने आया है, वो भी मेरे जैसे 150 लेवल के बदमाश के खिलाफ। मैं इससे पहले इतना थैंकफुल कभी नहीं रहा। एक इंसान इतना पागल कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बेचारा गधा कैसे बच गया, लेकिन तुमने मेरे सामने अपना चेहरा दिखाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि जब मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी लाश को वापस ले जाऊंगा तो मुझे यकीन है कि मैं बीच फोर्क का किंग बन जाऊंगा। उसकी इस बकवास बातों को सुनकर लाइट बताता कि क्या तुम यह जानने को क्यूरियस नहीं हो कि मैं कैसे जिंदा हूँ या मई से मेरा क्या नाता है? मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन को जवाब मांगने से होगा। ये बात सुनकर गारू कहता है, अच्छी बात है, मैं यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी खौफनाक गर्लफ्रेंड कितनी ताकतवर है, पर किसे परवाह है, 2 इंसान कुछ भी नहीं कर सकते हम जैसे बीस्ट फोर्ड के ग्रुप के खिलाफ। इसके अलावा मेरे अभी के
लड़कों का लेवल 130 के ऊपर का है, तो हम तुम्हें कुचल देंगे। तुम कुछ नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान हो जिसके पास एक बेकार सा गिफ्ट है, और मैं शर्त लगाता हूँ कि यह केवल एक लक ही था कि तुम बच गए, क्योंकि इस छोटी सी बच्ची ने तुम्हारी जान बचा ली। इस पर लाइट बोलता है कि खैर तुम इस बारे में गलत नहीं हो। जो सुनकर गारू और ज्यादा भड़कते हुए कहता है अब तुम्हारे पास कोई और उम्मीद नहीं है। जो कहते ही उसके साथियों ने लाइट पर हमला कर दिया, पर वो लोग उसके करीब ही पहुंच पाते उससे पहले ही मई उनका सर धड़ से अलग कर देती है, जो देखकर वहाँ के लोगों के साथ ही साथ गारू भी काफी हैरान हो गया था। जबकि मई बोलती कि जो भी मार्शल लाइट को धमकी देने की हिम्मत करेगा उसको इसका पे करना होगा, वो भी अपना सिर देकर। पर लाइट उसका शुक्रिया अदा करने के साथ कहता है जाओ और मेरे लिए बाहर जाने का रास्ता बंद कर दो। अपने मास्टर की ऐसी बातों को सुनकर मई काफी खुश होने के साथ बताती है यह मेरी खुशी की बात होगी, मैं मेड के रूल की कसम खाती हूँ कि उनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो सारे घबरा गए थे, जो देखकर गारू अपने साथियों पर चिल्लाते हुए कहा शांत हो जाओ बेवकूफो, ये एक छुपे हुए हमले की तरह था। ऐसी घटिया चालें ही किसी रूल लेवल को हमें हराने का एक लौता तरीका था। तभी लाइट उन्हें बताता है इतने सालों बाद भी तुम्हें कोई बदलाव नहीं आया है और तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन है कि इंसान अनफेयर है। इस पे गारू भड़कते हुए कहता कि मुझे मत हंसाओ, इंसान तो बस एक कमजोर और हारे हुए प्राणी है जिनके पास माना का छोटा सा पूल है। तुम लो लेवल के कूड़े हो, क्योंकि असली ताकत ऐसी दिखती है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लाइट कहता कि हर एक रेसिस द्वारा हासिल किए जाने वाले लेवल आमतौर पर काफी अलग होते हैं, और इसके साथ ही साथ होने वाले भेदभाव ने ही इंसानों के प्रति व्यापक तिरस्कार को जन्म दिया। उसके इस बात का जवाब देते हुए गारू बताता कि अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, हम वोट चांद से भी हायर हैं, तुम हारने वालों की एबिलिटी से भी कहीं ज्यादा। इस पे लाइट सवाल करता है ठीक है तो बताओ तुम्हारे 2 आदमी कैसे मारे गए। उसकी इस बात का जवाब देते हुए गारू बोलता है कि तुमने जरूर कोई मैजिकल आइटम या कुछ और का इस्तेमाल किया होगा। ऐसा दिखावा मत करो कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो इंसान। पर वो उसकी नजरों को देखकर कहा तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जो कहते ही उन सब ने एक साथ लाइट पर अटैक कर दिया था। दूसरी तरफ लाइट अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए उन सब की हवा में ही बैंड बजा दी होती है। इतनी बुरी तरह से मार खाने के बाद गारू गुस्सा करते हुए कहता है कमीने कचरा इंसान, तुम एक लूजर हो लाइट, मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत मत करना, क्योंकि मैं तुमसे बेहतर हूँ। मैं तुम्हारे चेहरे से वह चापलूसी भरी फीलिंग मिटा दूंगा और तुम्हारे मुंह पर सूसू करूंगा। अब समय आ गया है, उठो मेगा बीस्ट फेनेरिड। इसी के साथ उसने एक फेनेरिड को समन कर लिया था जिसका लेवल 500 था। उस कमजोर बीस्ट को देखकर लाइट उसको बताता है चलो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलूंगा, इसलिए जो चाहो वो करो। उसकी बेवकूफों भरी बातों को सुनकर गारू कहा क्या तुम इतने मजाकिया हो, चलो कोई बात नहीं, मैं इस ईवल बॉय का आज नामो निशान मिटा दूंगा। जिसके बाद गारू का बीस्ट काफी खतरनाक अटैक लाइट पर चल चुका, और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि आम पर्सन एक ही बारी में मारा जा सकता था। पर लाइट की बात अलग थी, उस बंदे को सही सलामत देखकर गारू का मुंह खुला का खुला रह गया था। सामने की तरफ लाइट अपने कपड़े साफ करते हुए कहता है ये एक काफी मजेदार अटैक था जिसने धूल उड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। जबकि गारू हक्का बक्का होने के साथ कहता कि क्या उसके पास इतनी ताकत है कि वह 500 लेवल के बीस्ट के हमलों को इतनी आसानी से नाकाम कर सके। दूसरी तरफ लाइट का कहना है खैर मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि अब मेरी बारी है। खैर तुम जानते ही हो इस कुत्ते को फेनरिड बताना, इससे लोगों को गलतफहमी हो सकती है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक असली फेनरिड, रियल लेवल 9000 अल्ट्रा रेयर कार्ड प्राइमल गोड वुल्फ फेनरिड। इसी के साथ वहाँ पर एक खूबसूरत व्हाइट फेनरिड समन हो गया था। उस बड़े क्रिएचर को देखकर उन सभी के होश उड़ चुके थे, और वो फेनरिड आते के साथ अपनी एक ही फूंक का इस्तेमाल करते हुए उस वुल्फ को तबाह बर्बाद कर देता है। अब अपने बीस्ट को इस तरह तबाह होता देखकर गारू हैरान होते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास इतना पावरफुल बीस्ट है कि पलक झपकते ही मेरे फेनरिड को खत्म कर सकता है। जिस बात पर एग्री करते हुए लाइट अपना लेवल दिखाता है। अब इस लेवल को देखकर गारू बोला कि जरा रुको, तुम धोखेबाज हो है ना, मेरा मतलब है कि तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं दिखते हो जैसा वह 3 साल पहले दिखता था। वही चेहरा और बॉडी, लेकिन कोई भी नॉर्मल इंसान अब तक काफी बड़ा हो गया होता। उसके इस बात का जवाब देते हुए लाइट कहता है मैं जवानी का ब्रेसलेट पहनता हूँ, यह मुझे बूढ़ा होने से रोकता है। क्या तुम जानते हो कि मैं इसका इस्तेमाल क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे उस समय के सारे दर्द, गुस्सा और निराशा को याद दिलाने के लिए। उसकी ऐसी पावर और इरादे को देखकर गारू उससे माफी मांगते हुए कहता है मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरे पास फेडरेशन के ऑर्डर्स को फॉलो करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। तुम्हें चोट पहुँचाने का इरादा मेरा कभी नहीं था, आज की प्लानिंग इन्हीं लोगों ने बनाई थी। अपने बॉस की ऐसी बातों को सुनकर वो लोग उस पर गुस्सा करने लगे थे, पर वो उन्हें चुप कराते हुए बताता कि मैं मानता हूँ कि मैंने आपके विश्वास को तोड़ा है मास्टर लाइट, लेकिन क्या आपको वो सारे पल याद हैं जो हमने एक साथ बिताए थे? तो जरा हिम्मत करो और कम से कम मुझे तो छोड़ दो प्लीज मास्टर लाइट। तभी लाइट मास्टर और उसको जिसने ऑर्डर दिया था उसके बारे में सवाल करता है, लेकिन गारो ये बताने को तैयार नहीं था, इसलिए लाइट उसके साथियों से यही सवाल करा। पर उसके साथियों को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मैं उन सब के टुकड़े टुकड़े करते हुए कहती है मास्टर लाइट को
धोखा देने की किसी भी कोशिश के लिए सजा है मौत। अब ये देखकर गारू का मुंह निकल गया था। साथ ही साथ वो बताता है, सच कहना तुम्हारे पास जो अपार शक्ति है उसे देखते हुए मुझे यकीन है कि फाइट शुरू से ही तुम्हारी साइड में थी। हालांकि चाहे तुम्हारा लेवल कितना भी क्यों ना हो, तुम फिर भी एक ही पर्सन हो। वर्ल्ड के अलग अलग नेशन, वेपन और आर्मर, स्पेशल आइटम का भंडार इकट्ठा करने में कई साल लगा दिए हैं। एक बार जब वह तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं तो मुझे डर है कि तुम्हारे लिए भी यह मुश्किल समय हो सकता है। उसके इस बात का जवाब देते हुए लाइट कहा, मैंने तो बिल्कुल यही अनुमान लगाया था। आखिरकार बैटलफील्ड में एक पर्सन केवल इतना ही कर सकता है। वैसे भी मेरे लिए तुम्हारे पास और भी सवाल है, लेकिन हम पहले टेलीपोर्ट करेंगे, ठीक है? इसके बाद लाइट अपने अनलिमिटेड गाचे का इस्तेमाल करते हुए टेलीपोर्ट होकर अपने किंगडम की तरफ आ गया था, जहाँ पर गारू इतनी बड़ी आर्मी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर जब लाइट अपने थ्रोन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है तो वो पूरी फोर्सेस उसके सामने झुक जाती है। साथ ही साथ सीढ़ियों पर सबसे ज्यादा खतरनाक पावरफुल लोग थे। यहाँ तक कि लाइट अपने थ्रोन पर बैठने के साथ बोला, तुम सब अपने स्टेट्स दिखाओ। अपने मास्टर के ऑर्डर सुनते ही उन सब ने अपने स्टेट्स दिखाना शुरू कर दिए और उन सब के लेवल काफी ज्यादा हाई थे। यहाँ तक कि उनकी आम आर्मी का लेवल ही 1500 था। तभी लाइट गारू को और ज्यादा लेवल दिखाते हुए बताता है, ये वे ताकतें हैं जो मैंने पिछले 3 सालों में इकट्ठा की है। तो मैं तुमसे एक बार फिर से पूछूंगा गारू, अगर मैं अर्थ के बाकी नेशन के साथ बैटलफील्ड में उतर जाऊं तो क्या मेरे जीतने की अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं? दूसरी तरफ गारू लाइट की आर्मी को देखकर इतना ज्यादा हैरान हो गया था कि वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। पर लाइट कहता कि तुम्हारा चेहरा मुझे वैसा बता देता है जो मुझे जानना चाहिए। बधाई हो, तुमने मौत से भी बदतर पीड़ा और निराशा में जीने का तोहफा हासिल किया है। जबकि गारू अपने मन में कहा, हमने इस गोड द्वारा त्यागी गई मॉन्स्ट्रोसिटी को जन्म दिया। वह एक झटके में दुनिया को खत्म कर सकता है। हम बर्बाद हो रहे हैं। यह लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, एक गोड की तरह। क्या तुम गोड बनने की कोशिश कर रहे हो? पर उसकी बात को लाइट अच्छे से समझते हुए कहता है, गॉड, मुझे यह शब्द काफी अच्छा लगा। कोई मुझसे सच छुपा रहा है, ऐसे रीजन के लिए जो या तो सही या गलत। और मैं एल्यूड्रिसिटी गोड बनने की दिशा को अपनाता हूँ या डीमन एम्परर, यह इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे गिफ्ट के साथ या तो मैं ब्लेसिंग और फॉर्चून कर सकता हूँ या सब कुछ मौत और निराशा में डुबो सकता हूँ। वर्ल्ड के पास मेरे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देकर यह सिद्ध करने का एक मौका है कि वह इसकी हकदार है। अब चलो हम एबिस के सरफेस की ओर अपना मार्च शुरू करें। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोगों को इसके आगे के कमेंट भी जानने हैं तो प्लीज 20 कमेंट जरूर कर देना। अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तो जब भी इसका नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होगा मैं तुरंत एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।